हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का जो मॉडल सेट है वो सभी सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया है। ठीक है। तो क्लास 12वां के स्टूडेंट के लिए जिनका जो ज्योग्राफी जो रखे हुए हैं, भूगोल रखे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम भूगोल का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है। मतलब क्वेश्चन, मतलब जो भी है क्वेश्चन एक से हम देखेंगे। ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये होगा। ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22। तो आपका जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये मॉडल पेपर जारी किया गया है और हम लोग ये सेट 1 देखेंगे। ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका फुल मार्क्स जो होगा 35 नंबर का होगा। ठीक है। और समय 1.5 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसमें कुछ निर्देश है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रश्न जो होगा उसका आंसर आप अपने भाषा में लिखने का ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। ठीक है। कुल प्रश्न 19 रहेंगे। ठीक है। 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो आपको 1 से 7 में से 5 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है। और आप प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित किया गया है और सभी का जो मान है वो 1 अंक का निर्धारित किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो इसमें देखिए आपका हो गया यहाँ पे 5 नंबर। ठीक है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है। ये 3 नंबर का रहेगा। ठीक है। ये आपका हो गया 15 नंबर का। ठीक है। चलिए आगे देखिए। फिर आगे दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 15 से 19 तक जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 3 प्रश्न का दीजिएगा तो आपका हो गया ये 15 नंबर। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ आपका आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 100 वर्ड में जवाब देना। ठीक है। तो कुल मिला के आप जोड़िएगा यहाँ पे, तो इधर आपका 5 नंबर और इधर फिर 15 नंबर और फिर 15 नंबर, कुल मिला के आपका 35 नंबर हो गया। ठीक है। तो आप समझ गए कि क्वेश्चन जो है 1 से लेके 7 तक, 8 से लेके 14 तक और 15 से लेके 19 तक को डिवाइड किया गया है इस फॉर्म में। ठीक है। तो ये आप निर्देश था, वो आप लोगों को हम बताने के लिए चाहे बता दिए। ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सीधा अब प्रश्न के ऊपर। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा के रखिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सभी जो 5 सेट रिलीज़ किया गया, सभी सेट का सॉल्यूशन हम एक एक करके धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। जिस तरह से हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए और इस वीडियो को अपने स्कूल के ग्रुप में अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग सीधा आ गए हैं प्रश्न संख्या 1 के ऊपर। ठीक है। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या घनत्व से है कि जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को विश्लेषित करने वाले माप को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो आप इस प्रकार से समझिए कि जनसंख्या घनत्व उसको कहेंगे कि कुल क्षेत्रफल में रहने वाले कुल जनसंख्या को हम लोग भाग दे देंगे। समझे नहीं? कि ऐसा है कि कुल जनसंख्या, जितने भी जनसंख्या उस क्षेत्रफल में रहने वाले जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग भाग दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि यहाँ पे अगर 5000 व्यक्ति 3 किलोमीटर के अंदर में रह रहा है तो क्या करेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे और जो आएगा भागफल वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका ये होता है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 समझते हैं। जनसंख्या प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान को निवास के लिए प्रस्थान करना तथा किसी आपदा के कारण भी प्रस्थान करना जनसंख्या प्रवास कहते हैं। ठीक है। देखिए जनसंख्या प्रवास समझिए
कि आपदा के कारण, अगर मान लीजिए कि अभी कोरोना चल रहा था, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था शुरू में, फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था कि लोग जो मजदूर थे वहाँ पे, वो सीधा अपना घर की ओर प्रवास कर गए, ठीक है ना। ये जनसंख्या प्रवास कहलाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई आदमी एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे काम करने के लिए या कोई भी पर्पज से जाए, वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या प्रवास से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए आगे देखिए, हरित क्रांति समझिए। हरित क्रांति क्या है? तो नई कृषि नीति जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया था, मतलब कि बोया जाता है, तथा कृषि का नई तकनीक का प्रयोग किया गया जिसमें फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, इसे हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। हरित क्रांति में क्या होता है कि देखिए, हरित क्रांति है कि नए नए टेक्निक के साथ न्यू बीज लाया गया, नया बीज लाया गया, हाइब्रिड बीज लगाया गया, नई तकनीक के साथ खेती किया जाने लगा, जिससे अधिक मात्रा में उपज मिलता है, ठीक है, और वृद्धि होता है, उसी को हम लोग हरित क्रांति कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4 समझिए। 4 में दिया हुआ कि जल प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो जल प्रदूषण से होने वाले जो 2 बीमारियां निम्न आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे में फर्स्ट में हम लिखते हैं कि पेट रोग, अगर प्रदूषित जल को हम लोग पी लेंगे तो पेट रोग हो जाएगा। चर्म रोग, अगर उसमें हम लोग नहाएंगे धोएंगे तो क्या होगा कि चर्म रोग हो जाएगा, खुजली वगैरह वगैरह, आपको चर्म रोग हो सकता है। पीलिया, हैजा, ठीक है, इत्यादि प्रकार के बीमारियां उत्पन्न हो सकते हैं, किससे? जल प्रदूषण से, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि दोस्तों प्रश्न संख्या 4 आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को, जी हाँ, आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो प्रश्न संख्या हम लोग 5 के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। 5 में है कि जल संभर प्रबंधन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो जल संभर प्रबंधन के कोई 2 उद्देश्य लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे जल संभर प्रबंधन जल संरक्षण एवं मिट्टी पर जोर दिया गया है। जल संभरण किसको कहते हैं? जो मिट्टी के संरक्षण में और जल के संरक्षण में जोर दिया गया। इनके 2 उद्देश्य निम्न हो सकते हैं, ठीक है। भूमि एवं जल स्रोत का विकास करना। देखिए इसका फर्स्ट काम क्या है कि भूमि एवं, मतलब भूमि की जगह पे आप कह सकते हैं मिट्टी एवं जल स्रोत का विकास करना, ठीक है। और दूसरा है पौधों तथा जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे प्रकृति में असंतुलन पैदा ना हो, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 5 का सॉल्यूशन, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे धात्विक खनिज के 2 उदाहरण दें, ठीक है। तो धात्विक खनिज के 2 उदाहरण यहाँ पे हम लोग निम्न ले सकते हैं, लोहेयस्क, बॉक्साइड, कोबाल्ट, निकोल इत्यादि आप लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो गया। 7 देखिए, आधारभूत उद्योग क्या है? तो आधारभूत उद्योग क्या है कि जो उद्योग दूसरे उद्योग को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, ठीक है। आधारभूत उद्योग समझ गए क्या कहा जा रहा है? देखिए ध्यान से समझिए कि जो उद्योग दूसरे उद्योग को, एक उद्योग दूसरे उद्योग को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं, इन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, ठीक है। जैसे तांबा प्रगलन, लो इस्पात, ठीक है, ये सभी जो है वो आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो आप, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लोग प्रश्न संख्या 8 के ऊपर आ गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव निम्न हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, कारखाना एवं औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की अच्छा व्यवस्था
हो, जब भी कारखाने से निकलने वाले जो भी है अपशिष्ट पदार्थ उसका निपटारण अच्छे से हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक दिया जाए जिससे जल प्रदूषित हो जाएगा। जल में अगर बाहर नदी नाले में बहा रहे हैं अपशिष्ट को तो अच्छे तरीके से बहाइए, जो अपशिष्ट बहाने योग्य उसी को बहाइए, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए कि नदी या अन्य किसी जल स्रोतों में अवशिष्ट पदार्थों के बहाना या डालना गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। जैसे में है कि जो गैर चीज़ है उसको भी लोग नदी नाले में बहा दे रहे हैं, ठीक है। इसको नदी नाले में आप बहा रहे हैं ये भी गैर कानूनी हो जाना चाहिए। जो बहाने योग्य उसी को आप बहाइए, ठीक है। इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। तो जो जीवाणु पानी में पनप जाते हैं इसको ख़त्म करने के लिए आप रासायनिक पदार्थ का छिड़काव करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पांचवा नंबर आप चौथा और लिख सकते हैं आप कि समाज व लोगों में जल प्रदूषण के खतरे के प्रति चेतना उत्पन्न करना चाहिए और समाज में लोगों के बीच में जाकर लोगों को बताना चाहिए कि आप जिस तरह से जल का प्रदूषित कर रहे हैं इससे आप ही लोगों को दिक्कत होगी, उनको समझाना चाहिए, ठीक है। इनके से होने इन जो जल प्रदूषित से होने वाले बीमारियों के बारे में लोगों को जाके बताना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो जल प्रदूषित नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको ये मददगार हुआ हो तो आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि और भी इसी तरह का वीडियो हम पहुंचाएंगे जिससे आपको और मदद मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों